वेलकम टू शुभम क्लासेस। एक बार फिर आप लोगों को बीच हम लोग लेकर आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। एक बार फिर हम आप लोगों के बीच में इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि हम लोग बात किए थे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अलैंगिक जनन में कुछ चीजें हो गई थी। तो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं बच्चों, ये दो प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। अर्थात जो अलैंगिक है वो दो प्रकार से पाया जाता है। कौन कौन सा? यहाँ पे बताया गया है द्विविभाजन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बाइनरी फिजन, और मुकुलन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बडिंग। ये दो प्रकार के जनन हैं जो जंतुओं में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या होते हैं। इसमें जनक का एक कोशिकीय शरीर समसूत्री, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जनक का एक कोशिकीय शरीर समसूत्री अर्थात माइटोटिक विभाजन द्वारा दो समान संततियों में बंट जाता है। दो समान संततियों में या संतानों में बंट जाता है। ठीक है, इसमें जनक का एक कोशिकीय शरीर, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय के बारे में आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या होता है? किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या होता है। तो एक बार यहां पे ध्यान से देखिएगा। एक कोशिकीय, इसको अलग करिए। एक मतलब वन और कोशिकी का मतलब कोशिका। ठीक है, तो ऐसे जंतु जिनका शरीर केवल एक कोशिका के द्वारा मिलके बना होता है उसे बोलते हैं एक कोशिकीय शरीर। ठीक है, ऐसे जंतु जिनका शरीर केवल एक कोशिका के द्वारा मिलके बना होता है इसे बोला जाता है एक कोशिकीय। क्या बोला जाता है? एक कोशिकीय बोला जाता है। अब अगर इनका शरीर एक कोशिका के द्वारा मिलकर बना होता है तो वह अपना जो कार्य होता है वो केवल एक कोशिका के द्वारा भी करते हैं। कैसे करते हैं? केवल एक ही कोशिका के द्वारा ही करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जंतु। क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जंतु। और बहुकोशिकीय जंतु क्या होते हैं कि जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा मिलकर बना होता है उन्हें बोला जाता है बहुकोशिकीय जंतु। अर्थात वह अपना कार्य करने के लिए एक से अधिक अंग का या कोशिका का प्रयोग करते हैं। एक से अधिक अंग या कोशिका का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आप 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर दोगे तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा अभी आपके स्कूल कोचिंग बंद चल रहे हैं तो आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, और जितने स्टूडेंट घर से पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं शुरू कर दें। देखो, अभी स्कूल कोचिंग बंद है तो आप घर से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे। और आपको इसी टेस्ट को फ्री में लेकर आए हैं अनअकैडमी, जो आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं बैक टू स्कूल, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट का टेस्ट में भाग देकर ये चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो ये टेस्ट आपका 20 नंबर का होगा, जो 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये टेस्ट आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम 6 बजे दे सकते हो। अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर आपको दिया जाएगा और टोटल आपको 60 मिनट दिया जाएगा। और क्लास 12 के स्टूडेंट कभी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप जाओगे तो वहां पर आपसे एक कोड मांगेगा, उसमें आप शुभम UP10 जैसे ही कोड को यूज करोगे आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट में भाग दे सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्द से जल्द जाकर टेस्ट में भाग लें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। समझ में आया? गॉट इट। इसमें जनक का एक कोशिकीय शरीर समसूत्री, आप लोग सेल बायोलॉजी में सेल डिवीजन पढ़े होंगे। ठीक है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इस एक कहा गया है कि समसूत्री अर्थात माइटोटिक विभाजन द्वारा दो समान संतानों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो द्वि का मतलब ये क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाना। द्वि का मतलब क्या होता है?
दो भागों में बढ़ जाना। जैसे सपोज दैट एक कोई हमारा एनिमल है, एक कोई हमारा एनिमल है, ठीक है, एक कोई क्या है हमारा एनिमल है, और ये एनिमल क्या होता है बीच से डिवाइड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक, ठीक है, किस विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। इस समसूत्री विभाजन द्वारा जब दो भागों में डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा या दो संतान का निर्माण करेगा, ठीक है। अर्थात ये जो क्रिया है, अर्थात ये जो प्रोसेस होती है हमारी, ये किसके अंदर पाई जाती है, अमीबा के अंदर पाई जाती है और यूग्लिना के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, अमीबा और यूग्लिना के अंदर। इसमें जनक का एक कोशिकीय शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा दो समान संततियों में या संतानों में बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मुकुलन के बारे में, बड़े। इस जनन में नई संतान का शरीर जनक के शरीर की अपवृद्धि अर्थात कलिका बड़ के रूप में निकलता है। समझ में आया? इसमें जनन, इस जनन में नई संतान का शरीर, इस जनन में नई संतान का शरीर मतलब ये जो हमारा मुकुलन होता है, जो बडिंग की जो प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो बडिंग की जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जब कोई नए जंतु का निर्माण होता है तो कैसे होता है, जो इसके पिता होते हैं, जो इसके जनक होते हैं, वह जनक के शरीर के ऊपर से ही क्या करता है, अपने आप को विभाजित करता है। क्या करता है, अपने आप को विभाजित करता है। कैसे करता है, मान लीजिए एक कोई हमारा क्या है, एनिमल है, ठीक है, क्या है, एनिमल है, ठीक है। सपोज दैट हाइड्रा के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा जो होता है इसके अंदर मुकुलन पाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है ऐसे, ठीक है। एक जनक है, जनक है, पेरेंट्स है, और इसी पेरेंट्स के अंदर ये क्या होता है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये बर्ड जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। और एक ऐसा समय आता है कि एक नए जंतु का क्या करता है, ये निर्माण कर देता है या फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये जो है हमारी कुछ अलैंगिक जनन की विधियां हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में, अति लघुत्तरी, ठीक है, लघुत्तरी के क्वेश्चन में आता है या पूछा जाता है, ठीक है, कि अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। इसके बाद लैंगिक जनन के बाद हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन के बाद हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है और कैसे होता है और कितने प्रकार से होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो लैंगिक जनन में जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, कि अलैंगिक जनन में एक पर्सन का होना क्या होता है, जरूरी होता है, या केवल एक ही व्यक्ति जो होता है वो भाग लेता है अलैंगिक जनन में, ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 व्यक्तियों का होना जरूरी होता है, ठीक है। लैंगिक जनन इन 2 पर्सन पार्टिसिपेट, ठीक है। लैंगिक जनन में 2 पर्सन का, 2 व्यक्ति का होना जरूरी होता है, ठीक है। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया काफी जटिल होती है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में थोड़ा सा आप लोग कंपैरिजन करिएगा कि अलैंगिक जनन जो है बहुत ही क्या है, बहुत ही सरल प्रोसेस था अलैंगिक जनन ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन लैंगिक जनन क्या है, काफी जटिल प्रोसेस है। क्यों जटिल प्रोसेस है, क्योंकि अलैंगिक जनन में जो एनिमल होता है वो तुरंत क्या होता है, डिवाइड होने लगता है, और इसकी जो क्रिया और जो प्रक्रिया होती है काफी तेज होती है। अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया और क्रिया जो होती है डिवाइड होने की, वो काफी तेज होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अपने पिता के ही समान होते हैं, ठीक है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवंशिक पदार्थ और अनुवंशिक गुण जो होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं पाया जाता। ये सारी चीजें मैं बताया हूँ, ठीक है। और आप लोग पढ़े होंगे डीएनए क्या होता है, डीएनए के ही द्वारा ये सारी चीजें होती हैं। अब थोड़ा सा मजा आएगा हम लोगों को, इसलिए क्योंकि जो डीएनए है
और जो जेनेटिक मटेरियल है, जो अनुवंशिक पदार्थ है और जो अनुवंशिक गुण है, ये सारी चीजें हम लोग अपने अंदर जानने की कोशिश करेंगे और हमारे अंदर दिखेगा भी। और जब हमारे अंदर दिखेगा कोई चीज तो आप लोगों को अच्छे से मजा आएगा और समझ में आएगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। जटिल क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, चरण होते हैं, स्टेप होते हैं। स्टेप होने का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी बच्चा या कोई भी जो बेबी होता है वो जन्म लेता है 1 to 4 इयर्स 3 इयर्स, ठीक है, वो क्या रहता है, बेबी रहता है। लेकिन जैसे ही वो 13 इयर्स ओल्ड हो जाता है, जैसे ही क्या 13 इयर्स ओल्ड हो जाता है, 14 इयर्स ओल्ड हो जाता है, ये क्या होता है, एक एडल्ट के रूप में, यौन अवस्था के रूप में क्या होता है, वो जाने लगता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। और जैसे ही 13 इयर्स ओल्ड 14 इयर्स ओल्ड 13 साल 14 वर्ष की जो अवस्था होती है हमारी, यही हम कह सकते हैं कि यही जो होती है जनन की अवस्था होती है, या उस जगह से हम लोग जनन की अवस्था को देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम बताएंगे अभी। ठीक है, ये सारी चीजें हम बताएंगे अभी। ठीक है, जनन की जो अवस्था होती है यही अवस्था हमारे फीमेल में भी होती है। ठीक है, मादा में भी पाई जाती है 13 to 14 इयर्स ओल्ड, और 14 to 15 इयर्स ओल्ड हमारे नर में या मेल में पाई जाती है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। संयुग्मन में भाग लेने वाली दो युग्मक कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती हैं। संयुग्मन का मतलब होता है मिलना। ठीक है, संयुग्म होना या मिल जाना। ठीक है, ऐसे जुड़ जाना। तो संयुग्मन में भाग लेने वाली दो युग्मक कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती हैं। युग्मक को इंग्लिश में हम लोग बेटा बोलते हैं गैमेट्स के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, गैमेट्स शब्द के नाम से जाना जाता है। तो संयुग्मन में भाग लेने वाली दो युग्मक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। एक नर युग्मक कोशिका होती है, अर्थात जिसे हम लोग शुक्राणु के नाम से जानते हैं। अर्थात जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। तो शुक्राणु के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक नर युग्मक कोशिका अर्थात शुक्राणु, मेल गैमेट्स, देख लीजिए इसे किस नाम से जाना जाता है, मेल गैमेट्स, और स्पर्म के भी नाम से जाना जाता है, और स्पर्मेटोजुगन के भी नाम से जाना जाता है। तो एक चीज याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन में कभी-कभी इनको क्वेश्चन बनाना रहता है, वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। आपको यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि नर का जो नर का जो गैमेट होता है, जो युग्मक होता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ओवम कहते हैं, या स्पर्म कहते हैं, या स्पर्मेटोजुगन कहते हैं। तो ये चीज याद रखना, स्पर्मेटोजुगन, स्पर्म, ठीक है, मेल गैमेट्स, ये सारी चीजें किसके हैं, एक नर युग्मक कोशिका के नाम है। किसके हैं, एक नर युग्मक कोशिका के नाम है। तथा दूसरी मादा युग्मक, ठीक है, फीमेल गैमेट्स, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, फीमेल गैमेट्स कोशिका अर्थात अंडाणु, एग। ठीक है, एग के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो फीमेल गैमेट्स और ओवम, ठीक है, ये क्या है हमारे, एक मादा युग्मक कोशिका के नाम है। एक मादा युग्मक कोशिका। दोस्तों, जो नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं, यही दोनों क्या करते हैं, लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, और इन्हीं दोनों के पास क्या होता है, जननांग होता है। एक विशेष प्रकार का जननांग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ये हम लोग आगे अभी देखेंगे या डिस्कस करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सपोज दैट एक हमारा क्या हो गया, मेल है। ठीक है, मेल है, ये मेल है, और ये क्या है, हमारी फीमेल है। ठीक है, क्या है, फीमेल। अभी मैंने आपको बताया कि मेल क्या प्रोड्यूस करता है और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है। अर्थात
जो मेल होता है वो क्या निकालता है, मेल को हम लोग किससे दिखाते हैं, एक्स वाई से दिखाते हैं, एक्स वाई से दिखाते हैं, ठीक है। इससे हम लोग समझ जाते हैं कि मेल है। और फीमेल को किससे दिखाते हैं, एक्स एक्स से दिखाते हैं, ठीक है। किससे दिखाते हैं, एक्स एक्स से दिखाते हैं ना। अब देखो मेल क्या रिलीज करता है, मेल क्या निकालता है, स्पर्म निकालता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। चलो भाई स्पर्म को निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या निकालता है, स्पर्म निकालता है। क्या निकालता है, स्पर्म, ठीक है। इसके गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं या शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। और इसके गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं, ठीक है। एग और ओवम, ठीक है बच्चों, एग और ओवम बोला जाता है, ठीक है। ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गए, ठीक है भाई। अब देखो मेल और फीमेल, ठीक है। यहां से जब स्पर्म जाता है, स्पर्म जो होता है बच्चों ये क्या होता है, काफी ज्यादा संख्या में रहता है। किस संख्या में रहता है, काफी ज्यादा संख्या में रहता है, मतलब मिलियन मिलियन बिलियन की संख्या में इसका जो नंबर होता है इतना ज्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब देखो जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, अर्थात स्पर्म और एग जब आपस में मिलेंगे, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, जब संयुग्मन होगा इनका, तो क्या बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, जायगोट का। जायगोट का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी जगह से हमारी जो ग्रोथ होती, जो वृद्धि होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। जन्म से ही आगे की जो प्रक्रिया है वो चलना स्टार्ट करती है। तो एक चीज याद रखना, सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि मेल क्या रिलीज करता है, स्पर्म, जिसको हिंदी में हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, और फीमेल क्या रिलीज करती है, एग, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं या अंडाणु बोला जाता है, ठीक है। इतना समझ में तो आ गया होगा जन्म के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो होते हैं हमारे नर और मादा, ठीक है, ये दोनों ही नर जननांग जो होते हैं क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इनके दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स होते हैं जिनका नाम है, अगर नर गैमेट्स की बात करें, मेल गैमेट्स की बात करें तो जिसे हम लोग शुक्राणु या स्पर्म बोलते हैं। अगर हम लोग फीमेल गैमेट्स की बात करें, मादा गैमेट्स या मादा युग्मक की बात करें तो जिसे हम लोग अंडाणु या एग बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं नर गैमेट्स के बारे में, जिसका नाम है शुक्राणु या नर युग्मक, जिसका नाम है नर युग्मक या शुक्राणु, ठीक है। मेल गैमेट्स जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शुक्राणु का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। अतिलघुत्री, लघुत्री और विस्तृत, ठीक है। तो इनके ऊपर है एक कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, या किस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट आंसर में या शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में ये किस में देते हैं। अगर जिसमें देते हैं उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, ठीक है। ये पूछा जाता है कि शुक्राणु का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। शुक्राणु क्या होते हैं, एक नर जनदों में, मेल गोनैड्स में बनते हैं, जिन्हें वृषण कहते हैं। वृषण मतलब टेस्टिस कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कहाँ बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ बनते हैं, ठीक है। कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस कहाँ होती है, टेस्टिस कहाँ होती है, जैसे सपोज दैट टेस्टिस कहाँ होती है, टेस्टिस जो होती है हमारी जो लेग होती है, दोनों लेग के बीच में, ठीक है, दोनों लेग के बीच में, ठीक है, दोनों लेग के बीच में, ठीक है, ये हमारे लेग है, ठीक है, ये हमारे 2 लेग हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये जो होते हैं गोल से क्या होते हैं, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर क्या है, 2 टेस्टिस हैं, ठीक है। और इसी टेस्टिस से जुड़ा हुआ हमारा क्या होता है,
यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन। ठीक है, मूत्र का हम लोग निष्कासित करते हैं। ठीक है, मूत्र को हम लोग विसर्जित करते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये वाला जो हमारा दो है ये क्या होता है हमारा? यही हमारा वृषण होता है या टेस्टिस होता है। तो इन नर जननों में मेल गोनैड्स में बनते हैं जिन्हें वृषण कहते हैं। तो हमारे पास वृषण की संख्या कितनी है? 1 पेयर। ठीक है ना, दो होती हैं, 1 और 2। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि अगर एक वृषण को काट के हटा दिया जाए तो क्या होगा? अगर एक वृषण को काट के हटा दिया जाए तो क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा बेटा। तो जो स्पर्म की जो क्षमता है, जो बनने का जो क्रिया है, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे हमारे पास 2 किडनी होती है ना, जैसे 2 किडनी होती है, तो अगर एक किडनी किसी की काम नहीं करती है, एक किडनी खराब हो जाती है, तो एक किडनी पे आदमी क्या करता है? सरवाइव कर सकता है। इसी तरह अगर एक वृषण जो है हमारा काट के हटा दिया जाए तब भी हम सरवाइव कर सकते हैं, बट होगा क्या? थोड़ा सा स्पर्म का जो लेवल है, जो काउंट लेवल, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इन नर जननों में मेल गोनैड्स में कहां पे बनते हैं? ये चीज आपको याद रखनी है, वृषण में बनते हैं या इसे वृषण कहते हैं। ये माप में बहुत छोटे, मनुष्य में शुक्राणु। ठीक है, हर जंतु के अंदर शुक्राणुओं का जो साइज होता है वो क्या करता है? वेरी करता है। हर जंतुओं के अंदर जो शुक्राणुओं का साइज होता है वो क्या होता है? वेरी करता है या डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये माप में बहुत छोटे, मनुष्य में शुक्राणु 15 माइक्रोन या 0.5 mm लंबे और गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल। मोटाइल का मतलब गतिशील, चलने वाले। ठीक है, क्या करने वाले? चलने वाले, मूव करने वाले होते हैं। ये चीज याद रखना। 2 शब्द होता है, एक मोटाइल होता है और एक होता है नॉन मोटाइल। तो मोटाइल का मतलब होता है गतिशील, जो चल सके। ठीक है, गतिशील होते हैं तथा बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत अधिक संख्या में बनते हैं और बहुत अधिक संख्या में रिलीज भी होते हैं, निकलते भी हैं। मैंने बताया ना, मिलियन की संख्या में निकलते हैं या मिलियन की संख्या में बनते हैं। ठीक है, शुक्राणु 3 भागों में विभेदित होता है। शुक्राणु 3 भागों में विभेदित होता है। शुक्राणु 3 भागों में विभेदित होता है। कौन कौन से? शीर्ष मतलब हेड, ठीक है, और मध्यखंड मतलब मिडिल पीस, तथा पुच्छ मतलब टेल। ठीक है, ये 3 भागों में जो होता है हमारा शुक्राणु होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाला है, इस बार आएगा 2022 में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, शुक्राणु 3 भागों में पाया जाता है, हेड, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शुक्राणु की संरचना बना रखी है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए हेड वाला पोर्शन है। ठीक है, और हेड में पाया क्या क्या जाता है ये आपको याद रखना है। तो क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। क्या पाई जाती है? एक्रोसोम एक जो होती है वो गॉल्जी बॉडी की संरचना होती है। किससे मिलकर बनी होती है? गॉल्जी बॉडी से। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है? गॉल्जी बॉडी से। ठीक है ना, आप लोग नाम सुने होंगे गॉल्जी का या गॉल्जी बॉडी। ठीक है, गॉल्जी बॉडी से मिलकर क्या होती है? ये बनी होती है। इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पर्म के ऊपर ये क्या करती है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? कैप लाइक स्ट्रक्चर का। ठीक है, जैसे हम लोग धूप अगर होती है तो टोपी लगाते हैं, कैप लगाते हैं धूप से बचने के लिए। तो इसी तरह जो स्पर्म होता है, जो हमारा शुक्राणु होता है, इसके ऊपर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का जो काम होता है बच्चों, वो क्या करता है? स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। स्पर्म को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? ऐसा नहीं होता कि कोई भी एनिमल होता है, जैसे कोई भी फीमेल हो गई और हम लोग ह्यूमन का स्पर्म लेके इससे फ्यूज करा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? वही एक्रोसोम की वजह से। जब तक एक्रोसोम को हम लोग नहीं हटाते हैं या जब तक एक्रोसोम हटता नहीं है यहाँ से, तब तक स्पर्म जो होता है वो आगे निकलेगा नहीं। ठीक है, और स्पर्म जब आगे निकलेगा नहीं तो किसी भी एग से वो फ्यूज नहीं हो सकता। समझ में आई बात? क्या समझ में आई कि जो एक्रोसोम होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है या कैप की तरह फॉर्मेशन करता है, टोपी।
ठीक है। और एक स्पर्म को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब एक्रोसोम हटता है तभी स्पर्म जो होता है क्या करता है, आगे बढ़ता है, शुक्राणु जो होता है आगे बढ़ता है और तभी किसी एग से, अंडाणु से क्या करता है, फ्यूज करता है। एक्रोसोम के बाद जो है हमारा ब्लू कलर का जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है। एक पर्पल कलर वाला जो लाइन है हमारा न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। एक इंपॉर्टेंट है, यही हमारा सब कुछ है। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है आप लोग जानते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और इसी के अंदर सारी सूचना हमारी क्या होती है, संचित होती है, ठीक है। जेनेटिक अनुवंशिक पदार्थ और अनुवंशिक लक्षण जो होते हैं इसी के अंदर होते हैं। और ये वाला जो रीजन होता है हमारा, ये क्या है, नेक। नेक को हिंदी में बोलते हैं गर्दन, ठीक है। तो हेड पीस में क्या क्या आ गया, हेड पीस में क्या क्या आ गया, एक्रोसोम आ गया और न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। और नेक के यहां से लेके माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो रीजन है वो किस में आता है, मिडिल पीस में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेल एंड द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है हमारे अंग के अंदर। देखिए हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है और शुक्राणु के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करता है, इसका अगर कोई पूछता व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया तो आप एक लाइन का आंसर देते हो ना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर बोला जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं तो क्या काम करता होगा, एनर्जी देने का काम करता होगा ना। तो क्या काम करता होगा, एनर्जी देने का काम करता होगा। और यहाँ पे भी एक क्या सा काम करता है, एनर्जी देने का काम ही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी कौन सा काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। और ये जो टेल वाला जो रीजन है ये पूंछ में आ जाता है जिसे बोलते हैं एंड पीस। इट इज अ फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है बच्चों, फ्लैजेला होता है। क्या होता है, फ्लैजेला। आप लोग फ्लैजेला का नाम सुने होंगे। फ्लैजेला एक ऐसा ऑर्गन होता है जो मूव कराने का काम करता है। क्या करता है, मूव कराने का काम करता है। तो ये जो टेल वाला रीजन होता है ना, ये जो टेल वाला जो रीजन होता है ना, ये यहाँ से क्या करता है, इसको पुश करता है, पीछे से ढकेलता है। क्या करता है, पीछे से ढकेलता है। जैसे स्पर्म की रेस होती है ना, ऐसे ऐसे स्पर्म ढेर सारे मिलियन की संख्या में रहते हैं। क्या करते हैं, मिलियन की संख्या में रहते हैं, मिलियन की संख्या में रहते हैं। किस संख्या में रहते हैं, मिलियन, बिलियन की संख्या में रहते हैं। और ओम क्या रहता है भाई, नान मोटा होता है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, रेस करते हैं। क्या करते हैं, रेस करते हैं। अब रेस करते करते जो आगे पहुंचेगा वही स्पर्म क्या करेगा, एग से फ्यूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। और जब रेस होगी तो जाहिर सी बात है एनर्जी खर्च होगी। और एनर्जी से मिलती कहां से है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। हम लोग जब दौड़ते हैं बच्चों, अगर कोई धावक होता है, कोई दौड़ता है, कोई भर्ती देखता है, कोई डेली दौड़ता है तो प्रोटीन लेता है। अगर कहीं दौड़ने जाता है तो ग्लूकोन डी पीता है, ठीक है ना। इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसी तरह जो हमारा शुक्राणु होता है, शुक्राणु को एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है बच्चों। कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और ये जो हमारा जो टेल वाला जो रीजन है ये क्या करता है, इसको पुश करने का काम करता है, ढकेलने का काम करता है, पीछे से ढकेलने का काम करता है। और जैसे जैसे ढकेलता है उसको एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती ही है। और जैसे ही ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे एग के पास आता है, एग के पास जब फ्यूज हो जाता है तो ये जो हमारा टेल वाला जो रीजन होता है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। क्या होता है, अलग हो जाता है। और अलग होके क्या करता है, निकल जाता है, ठीक है। क्या करता है, निकल जाता है। और जब वो निकल जाता है तो हमारा जो एक्रोसोम होता है जैसे ही अपनी स्पीशीज को पहचानता है और वहां से क्या होता है, हट जाता है। और एक्रोसोम जैसे ही हटता है वो क्या करता है, वो फ्यूज हो जाता है। और एक जैसे ही फ्यूज होता है वो किसका फॉर्मेशन कर देता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो जल्दी से, अगर कोई भी देख रहा है इस वीडियो को तो एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे कि न्यूक्लियस और डीएनए के बारे में बात हम लोग करेंगे।
हम लोग आज तो नहीं करेंगे क्योंकि आज समय हो गया है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं वैसे ही हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट लाइन और कुछ मजेदार बातों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि अगर एक टॉपिक आपको समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी इसके बारे में और भी हम लोग बातें करेंगे। आज तो शुक्राणु मेल गैमेट्स हो गया, कल हम लोग फीमेल गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें कि ताकि उन्हें भी अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।